Assalamu alaikum, this is Abdul Munif again to deal with physics. इससे पहले हमने जो कुछ लेक्चर में पढ़ा था दैट वाज अबाउट फिज़िक्स के हवाले से हमने डील किया था, थ्योरीज ऑफ लाइट के हवाले से डील किया था और मैंने आपको कहा था कि चैप्टर नंबर 1 में हम 3 ऐसे टॉपिक हैं जिसको हम डील करेंगे। तो आज सेकंड टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंड सेकंड टॉपिक वाज द फिज़िक्स एंड इट्स ब्रांचेस। फिज़िक्स और इट्स ब्रांचेस में हम नॉर्मली ये सवाल आता रहता है और इसमें सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए हमें 5 ब्रांचेस अगर याद रह जाती हैं दैट इज़ इनफ। लेकिन इसके अलावा अगर बेसिक्स ब्रांचेस की हमें थोड़ी बहुत नॉलेज हो तो दैट विल बी मार्वलस। अच्छा काम आ सकता है हमें ब्लैंक्स में, एमसीक्यूज़ में बहुत काम की चीज़ें हैं। तो कोई भी 5 ब्रांचेस अगर आपको याद हो जाती हैं तो सवाल एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका अटैम्प्ट हो जाएगा। उसको डील करते हैं। फिजिक्स के हवाले से मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद इंटरेक्शन ऑफ 4 थिंग्स दैट इज मैटर, दैट इज मास, दैट इज मैटर, दैट इज एनर्जी, दैट इज स्पेस एंड टाइम। ये 4 चीज़ों के हवाले से जो इंटरेक्शन को डील करती है उस ब्रांच को हम फिजिक्स के नाम से याद करते हैं। इस पे हम बहुत लेक्चर में पढ़ चुके हैं, थोड़ी बहुत आपको बेसिस भी बता चुका हूँ। अब आते हैं ब्रांचेस के ऊपर। सबसे पहले जो हमारे पास ब्रांच मौजूद है दैट इज़ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन को डील करते हैं। मोशन और रेस्ट की हालत हमें पता है कि मोशन में कोई बॉडी तब होती है जब अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी जगह तब्दील कर रही हो, और रेस्ट में बॉडी तब होती है जब अपनी सराउंडिंग के लिहाज से जगह तब्दील ना कर रही हो। अब ये सराउंडिंग से जगह तब्दील करना या ना करना दो और मज़ीद पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। उसको खैर बाद में जब मोशन हमारे पास आएगा तब हम डील करेंगे। फ़िलहाल हमें ये बात पता होनी चाहिए कि मैकेनिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिज़िक्स की जिसमें हम मोशन को डील करते हैं विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। अब फोर्स का जिक्र हो उसमें या ना हो दैट विल बी डील्ड इन द फील्ड ऑफ मैकेनिक्स। अगर मोशन की बात होती है, फोर्स की बात होती है, नहीं होती, हमें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं होना चाहिए। हम सीधा बोल देंगे ये मैकेनिक्स के हवाले से बात की जा रही है। और इस मैकेनिक्स की 2 मज़ीद ब्रांचेज हैं हमारे पास, एक काइनेमेटिक्स और दूसरी डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिज़िक्स की जिसमें हम मोशन के ही हवाले से बात करते हैं बट विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। उसमें हम फोर्स का रेफरेंस नहीं देते, फोर्स कितनी है, किस तरीके से आ रही है, कहाँ से आ रही है, नन ऑफ आवर बिजनेस। वी जस्ट डील विथ मोशन कि मोशन किस तरीके का रूनुमा हो रहा है, एंड दैट ब्रांच इज नोन एज काइनेमेटिक्स। द सेकेंड वन इज डायनामिक्स। डायनामिक्स भी एक सब ब्रांच बोल दें मैकेनिक्स की है जिसमें हम मोशन के हवाले से बात करते हैं बट विथ रेफरेंस ऑफ फोर्स। इसमें फोर्स का रेफरेंस ज़रूर होना चाहिए हमारे पास कि फोर्स कितनी लगी। अगर इफ़ लेट सपोज कि कार हमारी मूव कर रही है तो काइनेमेटिक्स की अगर बात होती है तो वी डोंट डील विथ एनीथिंग के किस तरीके से मूव, किस फोर्स की वजह से ये मूव कर रही है, उस फोर्स की डायरेक्शन क्या है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है। अगर हम काइनेमेटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं दैट इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस। इफ़ वी आर डीलिंग विद द डायनेमिक्स इट इज़ वेरी ऑब्वियस टू डील विद फोर्स। उस फोर्स के हवाले से भी हम बात करेंगे कि उस फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी है, उस फोर्स की डायरेक्शन कितनी है, उस फोर्स किस तरीके से लग रही है, कौन सी फोर्स है। एंड आफ्टर दैट देयर इज अनदर ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के हवाले से। इलेक्ट्रिक चार्ज किस फिनोमेना के तहत मूव करेंगे, उसका इफेक्ट क्या होगा। लेट सपोज इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में जो मूव हो रही है दैट इज़ बेसिकली द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम सिंपल अल्फाज में बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रॉन किस हवाले से मूव करते हैं उसके ज़ाहिर है कुछ ना कुछ इफेक्ट भी होंगे। लेट सपोज आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है थ्रू अ वायर। अगर थ्रू अ वायर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी आ रही है दैट्स मीन इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन दैट वायर फ्रॉम सर्टेन पाथ टूवर्ड्स यूर स्विचेस की तरफ आ रहे हैं और उसके बाद आपके अप्लाइंसेस की तरफ जा रहे हैं, तभी आपके पास इलेक्ट्रिसिटी घर में मौजूद है। अगर जब भी आपने इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हुए देखा होगा कि वायर अगर आपके पास नॉर्मली घर पे मौजूद होगी और उसमें इलेक्ट्रिसिटी मूव कर रही है, तब आप उसको अगर ऊपर से प्लास्टिक कोटिंग होती है उसके ऊपर, अगर उसके आप हाथ लगाने की कोशिश करें तो आपको हल्का वार्मथ महसूस होगी, गर्माइश महसूस होगी। दैट इज़ बेसिकली द इफेक्ट ऑफ दैट
इलेक्ट्रिसिटी, उस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का इफेक्ट है, उसकी वजह से रेजिस्टिविटी बढ़ती है, उसके बहुत सारे इफेक्ट हैं, उसकी वजह से आपके पास जो है फिनोमिनल चार्जेस जो है एक जगह से दूसरी जगह पे जब मूव होते हैं तो उनमें कुछ कोलिजन्स होते हैं, उस कोलिजन के इफेक्ट में क्या चीज़ होती है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी में। इसके बाद हमारे पास एक और ब्रांच है फिजिक्स की, एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स, सॉरी, इट इज़ बेसिकली एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिज़िक्स की जिसमें हम बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स। एटम की स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी के हवाले से जब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन किस हवाले से मूव कर रहा है, कहाँ पे मूव कर रहा है, उनकी इलेक्ट्रॉन में जो आपस में अट्रैक्शन और रिपल्जन हो रही है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, उनमें अट्रैक्शन की वजह से किस तरीके का शेप को कैरी कर रहा है, ये सारी चीज़ें जितनी भी हम डील करेंगे उसके स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टी के हवाले से, दैट विल बी डील्ड इन एटॉमिक फिजिक्स। देन वी हैव न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम क्या करते हैं कि सिर्फ न्यूक्लियॉन्स के बारे में पढ़ते हैं कि न्यूक्लियॉन का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और उसमें कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं, न्यूक्लियर बम्स बन रहे हैं, दैट इज़ बेसिकली वर्किंग ऑन दैट न्यूक्लियर फिजिक्स। उस न्यूक्लियर फिजिक्स पे काम करके हम ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं। न्यूक्लियॉन्स में दो चीज़ें पाई जाती हैं, हमारे पास दो चीज़ें हमें पता है कि एक न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं हम उसको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। अब न्यूक्लियर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, दो स्ट्रक्चर्स हम नॉर्मली डील करते हैं हम अपने पास। फर्स्ट वन इज़ प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, और उसके बाद न्यूट्रॉन्स हैं जो न्यूट्रल चार्ज होते हैं, जो कि एक न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। एंड न्यूक्लियस इज़ वेरी मच डेंस एंड स्मॉल पार्टिकल ऑफ दैट एटम। एटम का बहुत छोटा पार्टिकल, एक छोटा सा हिस्सा है और बहुत डेंस जगह है, क्योंकि ज़्यादातर पार्टिकल यहीं पे पाए जाते हैं। यहाँ पे आपके प्रोटॉन भी हैं, यहाँ पे आपके न्यूट्रॉन्स भी हैं, और कलेक्टिवली बात करूँ कि न्यूक्लियॉन्स यहाँ पे आपके पास मौजूद हैं। इसके बाद ये तो सिर्फ सिंपली हमारे पास, इसके अलावा बहुत सारी और ब्रांचेज हैं जिसको डील करते हुए जाएँ तो तकरीबन 250 मिनट में आपको पहले बताया था कि ब्रांचेज हैं। बायोफिजिक्स है, अगर आप फिजिकल फिनोमेनास किसी बायोलॉजिकल लाइफ में अप्लाई करते हैं दैट विल बी नोन टर्म्ड एज बायोफिजिक्स। अगर हम प्लाज्मा फिजिक्स की बात करते हैं तो प्लाज्मा फिजिक्स उन पार्टिकल के हवाले से जो हाईली आयनाइज्ड एटम्स पे बात करते हैं, दैट इज़ नोन एज प्लाज्मा फिजिक्स। और इसके अलावा जो आपके पास अपर एटमॉस्फेयर है उसमें प्लाज्मा आपके पास मौजूद है, उसकी स्टडी को भी हम प्लाज्मा फिजिक्स कहते हैं। हमें सिर्फ क्या करना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी 5 ब्रांचेस को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। फिजिक्स के हवाले से तो हमें पता ही होगा। एंड थर्ड टॉपिक मैंने आपको बताया था, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द टॉपिक लाइक कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट, जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को परेशानी होती है कि कुछ हिस्सा जो है किसी का कहीं चला जाता है, उसमें जो है काम करने में मुश्किलात होती हैं, आपको ये समझ में नहीं आता कौन सी बुक किसने लिखी है। तो उसके हवाले से मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूँ कि आप अपने पास एक छोटा सा चार्ट बना लें। उस चार्ट में कुछ ज़्यादा नहीं करना, सबसे पहले आपने लिखना है कि किस साइंसदान के हवाले से आप बात कर रहे हैं। पहला जो कॉलम होगा आपके पास नेम ऑफ साइंटिस्ट होगा। उसके बाद सेकंड कॉलम बनाएं कि उसकी फील्ड ऑफ स्टडी क्या है। कॉलम बनेंगे, लेट सपोज आपके पास मैं आपको दिखा भी देता हूँ। लेट सपोज इस चार्ट में मेरे पास कुछ इस हवाले से एक मैंने पेपर ले लिया। इस पेपर में कुछ भी नहीं करना, मैंने सिर्फ 5 कॉलम्स बना लेने हैं, डिफरेंट कॉलम्स 5 बना लेने हैं। अगर मैं 5 कॉलम्स बना लेता हूँ, अगर मैं 5 कॉलम का एक टेबल बना लेता हूँ, ये लेट सपोज मेरे पास एक टेबल है जिसमें 5 कॉलम्स मौजूद हैं। इसमें काम किस तरीके से मुझे करना है, सबसे पहले जो फर्स्ट कॉलम होगा दैट विल बी नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट। जिस साइंटिस्ट के हवाले से आप बात करना चाह रहे हैं उस साइंटिस्ट का नाम क्या है, नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट। लेट सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट इब्न खल्दून, आई एम टॉकिंग अबाउट लेट सपोज गैलीलियो, आई एम टॉकिंग अबाउट याकूब अल किंदी, आई एम टॉकिंग अबाउट डॉक्टर अब्दुल सलाम, आई एम टॉकिंग अबाउट डॉक्टर अब्दुल कदीर। जो भी नाम होगा वहाँ पे नीचे पुट डाउन कर लेंगे। दी सेकेंड पार्ट विल बी दी फील्ड ऑफ स्टडी। अब हमें लिखना है कि इसकी फील्ड ऑफ स्टडी क्या थी, किस साइंटिस्ट ने किस फील्ड में काम किया। लेट सपोज
अगर मैं बात करता हूँ सिंपल अबू रेहान अहमद अल बैरूनी के हवाले से, तो अल बैरूनी ने किस हवाले से काम किया था? ये इसकी जो फील्ड ऑफ स्टडी थी, उसने मैथमेटिक्स में काम किया था, इसने फिज़िक्स में काम किया था और ज्योमेट्रिक में काम किया था। तो आप लिख सकते हैं कि इसकी फील्ड ऑफ स्टडी ये है। लेट सपोज अगर मैं बात करता हूँ अब डॉक्टर अब्दुल सलाम को, तो अब्दुल सलाम ने किस हवाले से बात किया? इसने फिज़िक्स के हवाले से डील किया था हमारे साथ, तो उसको फिज़िक्स की उसकी फील्ड आ गई हमारे पास, तो उसकी फील्ड लिखनी है। सेकेंड वन, अगरचे उसकी कोई मशहूर बुक्स हैं, तो उसकी बुक्स लिख देनी है हमने कि कौन कौन सी बुक्स किसने लिखी हैं। उस बुक्स के बाद अगरचे बुक्स नहीं है तो उस टॉपिक को हम छोड़ देंगे, सेकंड पार्ट पे चले जाएंगे, जिसकी बुक्स हैं उसको लिखेंगे और जिसकी बुक्स नहीं है उसको छोड़ देंगे। सेकंड वर्ड इज इट्स कंट्रीब्यूशन, उसका कंट्रीब्यूशन क्या था फिज़िक्स के हवाले से, उसने कौन कौन सी कंट्रीब्यूशंस दी हैं हमारे पास। उसकी कंट्रीब्यूशन में लेट सपोज पिन होल कैमरा उसने ईजाद किया था। लेट सपोज अगर मैं बात करता हूँ इब्न अल हैथम की, तो इब्न अल हैथम ने आपको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन दिए थे। अब अगर मैं बात करता हूँ अल बैरूनी की, तो उसने लैटिट्यूड आपको बताया था, किसी भी प्लेस का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है, तो उसका कंट्रीब्यूशन सिंपली हमने लिखना है। एंड थर्ड लास्ट वन विल बी कि उस साइंटिस्ट ने जो काम किया था उसकी कोई ना कोई थ्योरीज़ हैं क्या हमारे पास, अगरचे थ्योरीज़ हैं तो कौन सी थ्योरीज़ पे उसने काम किया था, उस थ्योरीज़ का नाम लिखना है। लेट सपोज अगर मैं बात करता हूँ डॉक्टर अब्दुल सलाम की, तो उसने ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी दी हमारे पास, उस थ्योरी को लिखना है। इसके बाद लेट सपोज मैं बात करता हूँ अली किंदी की, तो उन्होंने हमें नेचर ऑफ साउंड बताया था, तो वो सारी चीज़ें थ्योरीज़ बतानी है, थ्योरीज़ उसके हवाले से लिखना है। लास्ट वन लिखना है कि अगर जो उनको कोई प्राइज़ मिला था, लेट सपोज उनको कोई नोबेल प्राइज़ मिला था, नोबेल प्राइज़ नहीं मिला तो कोई और प्राइज़ मिला था, कोई लेट सपोज कोई मुल्क के हवाले से उनको प्राइज़ दिया गया है, किसी ट्रेंड के हवाले से किसी कंट्रीब्यूशन में उसको प्राइज़ दिया गया था, तो उस प्राइज़ कौन सा था, कब दिया गया। अगर ये याद ना भी हो तो सिर्फ प्राइस के हवाले से हम लिख सकते हैं। ये सिंपली आपके पास 5 कॉलम्स बना देने हैं और 5 कॉलम्स में आपको सारी चीज़ें एक ही पेज पे मिल जाएंगी, और ये बहुत अच्छा तरीका होता है साइंटिस्ट के हवाले से, साइंटिस्ट को याद करने का, उनके कंट्रीब्यूशन को याद करने का। होपफुली दैट वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू। थैंक यू। फ़ी अमानिल्लाह।